देखिए, हमारा जो पेपर है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उस पेपर में हमारे पास जो एग्जामिनेशन पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, दो सेक्शन हमारे पास मौजूद हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी। एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स। तो सेक्शन ए में हमारे पास 50 मार्क्स अवेलेबल हैं और सेक्शन बी में भी हमारे पास 50 मार्क्स अवेलेबल हैं। और इन 50 मार्क्स के अंदर 20 प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूडेड हैं। 10 मार्क्स सेक्शन ए में इंक्लूडेड हैं और 10 मार्क्स सेक्शन बी के दो क्वेश्चंस में 5 ईच इंक्लूडेड हैं। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन के वो प्रोफेशनल मार्क्स कैसे हासिल किए जाते हैं, उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, प्राइमरली ये जो सेक्शन ए का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो होता है और इसमें अक्सर रिपोर्ट दी जाती है। आपको रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, क्योंकि वन ऑफ द प्रोफेशनल स्किल्स जिसके ऊपर प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि सेक्शन ए में पूछी जाती है। और उसके अंदर रिपोर्ट वगैरह का फॉर्मेट, उसका लेआउट, वो बहुत मैटर करता है। वो अगर प्रॉपर बनाया गया तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल स्किल्स में ये मार्क्स हम इजीली ले सकते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास, सेक्शन ए में तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन होगा, कंप्राइजेज ऑफ मेनी पार्ट्स। वन सिंगल क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ मेनी पार्ट्स। सेक्शन बी में हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 25 मार्क्स ईच और इसमें 5-5 प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, जो टॉपिक एरियाज हमारे सिलेबस में हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये प्राइमरीली इन्हीं 3 सवाल में कवर हो जाएंगे। पहला हमारा एरिया है बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स का। ये वन ऑफ द एरिया इज बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक एरिया है हमारा। दूसरा एरिया हमारे पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एएफएम का एग्जाम जो है वो एफएम के एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड करता है, उसकी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एफएम के लेवल पर बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर पढ़ाई गई थी और एएफएम में बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एफएम में भी काफी डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं और एएफएम में उसमें कुछ एडवांसमेंट भी पूछी जाती है। तीसरा एरिया है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का, जिसके अंदर प्राइमरली करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कवर होता है। अब देखें, दो जो सवाल सेक्शन बी में आएंगे उसमें से एक सवाल तो रिस्क मैनेजमेंट पे आने के चांसेस होते हैं। 25 मार्क्स का रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन। दूसरा जो सवाल होगा वो बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर्स में से या अप्रेजल के टॉपिक्स में से आ सकता है। एग्जामिनर किसी एक टॉपिक को बेस बनाकर आपकी रिपोर्ट बनाएगा। वो बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर वाला सेक्शन भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला सेक्शन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली 3 ही टॉपिक्स इन 3 क्वेश्चन में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट करें एफएम को एएफएम के साथ, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एफएम के डायरेक्टली एएफएम के अंदर अवेलेबल हैं। अगर एफएम के लेवल पे बात करें तो हमने एफएम के लेवल के ऊपर अप्रेजल का टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो पूरा अप्रेजल का टॉपिक हमारी ज़रूरत है एएफएम के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। वहां पर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज इट इज पूरा का पूरा हमारे पास आएगा। वहां पर हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में वहां पर हमने पढ़ा था इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसीज, रेशोज।
ये डायरेक्टली एज इट इज नहीं आता, इसमें कुछ एडिशनल चीजें हमारे पास आएंगी। इस्लामिक फाइनेंस भी पढ़ा था, वो इस्लामिक फाइनेंस की कुछ नई चीजें यहाँ पर हमारी कवर होंगी। अप्रेजल के अंदर कुछ एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के तरीके कवर होंगे, इंटरनेशनल अप्रेजल कवर होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेट निकालने की कुछ नई टेक्निक्स आ जाएंगी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की चीजें भी कवर हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने पढ़ा था बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में। वहां पर हमने बिजनेस वैल्यूएशन की कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, लाइक एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन क्या होती है। अब इसकी एडवांस वर्जन पढ़े जाएंगे, कुछ नए वैल्यूएशन के मेथड्स आ जाएंगे, मर्जर्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग करवाई जाएगी, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाया जाएगा। और लास्ट हमने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड लास्ट, F9 के अंदर। वहां पर हमारे पास मेनली कुछ टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। करेंसी के अंदर तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था। लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत डिटेल में टॉपिक है, और जो भी हेजिंग के मेथड्स हैं, सारे पॉसिबल मेथड्स हमें एएफएम में पढ़ाए जाएंगे। सिमिलरली अगर बात की जाए लास्ट टॉपिक की जो हमने एफएम में पढ़ा था, दैट वाज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एएफएम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि कंपनी की फाइनेंसिंग, उसकी इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये डायरेक्टली एक टॉपिक है जो कि एफएम से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अदरवाइज ये जो भी सिलेबस एफएम का है वो डायरेक्टली यहाँ पर जाकर एएफएम के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसमें मेनली बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर्स बहुत एक्सटेंसिव है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत एक्सटेंसिव है, सो एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हम आज डिस्कशन करेंगे कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, और स्पेसिमेन का एक सवाल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, उसकी कुछ स्लाइड डिस्कशन हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की जो फाइनेंसिंग होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की अगर बात की जाए, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जब जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के। या तो हम ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं, या फिर हम डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, डेट्स की तरफ जाते हैं, डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। अब जो भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो लोन प्रोवाइडर हो, फाइनेंस प्रोवाइडर का अल्टीमेटली एक ही कंसर्न है कि वो ये देखेगा कि कंपनी मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। और इन्वेस्टर का जो रिटर्न होगा वो रिस्क के साथ कनेक्टेड होता है। ये बेसिक थीम है फाइनेंस की, कि इन्वेस्टर जब भी आपको पैसा देगा, चाहे वो कोई सा भी इन्वेस्टर हो, वो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को देखकर पैसा देगा, और देखेगा कि आप कि कंपनी में कितना रिस्क मौजूद है, और उसके अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न हम वहां से जनरेट कर रहे हैं। जो भी हम इन्वेस्टर को रिटर्न देंगे, तो वो जो इन्वेस्टर का रिटर्न होगा वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इन्वेस्टर का जो भी रिटर्न होता है वो एग्जैक्टली वही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नहीं बनती, बल्कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कंपैरेटिवली लोअर हो जाती है टैक्स की वजह से, और हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली द डिस्काउंट रेट जिसको आगे इस्तेमाल किया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सिग्निफिकेंस क्या हुई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सिग्निफिकेंस ये बनती है कि अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं या बिजनेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे WACC से, तो जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनपीवी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज बिजनेस वैल्यू, हमारा जो वैक होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनी को क्या करना है, इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए कंपनी को अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी, यानी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए तो कंपनी की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सकती है। अब वैक जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंसिंग में कितना परसेंटेज डेट मौजूद है, कितना परसेंटेज इक्विटी मौजूद है, आपने क्या मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग बनाया है, उस मिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वैक हायर है या वैक लोअर है। तो सबसे पहले तो जब वैक निकाला जाता है तो वैक निकालने के लिए हमारे पास, अगर मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स लिए हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमने डेट इशू किया हुआ है तो हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी पड़ती, और फिर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वैल्यू ऑफ इक्विटी आइडेंटिफाई करते हैं। वेटेज आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली जाती है, और इसकी वेटेज आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट की जाती है। फिर हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, जिसको हम एज अ डिस्काउंट रेट किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको निकालने के हमारे पास एफएम के सिलेबस में दो मेथड थे। यहां पर हमारे पास एक तीसरा मेथड ऐड हो जाएगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एफएम में पढ़ाया जा चुका है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये भी एफएम में पढ़ाया जा चुका है। तीसरा मेथड आ जाएगा मॉडिग्लानी एंड मिलर प्रोपोजिशन। इसका फॉर्मूला एग्जाम में, तीनों फॉर्मूले एग्जाम में गिवन होते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एमएम प्रोपोजिशन नंबर 2। एमएम बेसिकली ये टॉपिक हम थ्योरेटिकली F9 में पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ये उसका कैलकुलेटिव वर्जन है। वहां पर कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं थी, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन एक हमें दी हुई है कि किस तरह से मॉडिग्लानी का फॉर्मूला यूज करते हुए प्रोपोजिशन नंबर 2 यानी कि आफ्टर टैक्स थ्योरी जो मॉडिग्लानी की है। मॉडिग्लानी एंड मिलर की दो थ्योरीज पढ़ी हुई हमने। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में एक थ्योरी कहती थी कि वैक जो है उसका गियरिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आप जितना भी डेट फाइनेंस ले लें वैक कांस्टेंट रहता है। फिर बाद में मॉडिग्लानी एंड मिलर ने 1963 में अपनी थ्योरी को रिवाइज किया, उसमें टैक्स इनकॉर्पोरेट किया और एक नया वर्जन पैदा किया कि जितना ज्यादा लोन होगा उतना ज्यादा हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा ड्यू टू टैक्स एडवांटेजेस। उसी प्रोपोजिशन से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो एक रिस्क बेस्ड मॉडल है जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए इन वेरिएबल को यूज करता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा फैक्टर। और ये जो बीटा फैक्टर है ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के सिस्टमेटिक रिस्क को, ये टोटल रिस्क को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हालांकि कंपनी का जो रिस्क है वो सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। इन्वेस्टर का रिस्क जो होता है सिस्टमेटिक भी होता है, अनसिस्टमेटिक भी होता है, लेकिन एक अजम्पशन ली जाती है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट हो चुका है थ्रू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये कॉन्सेप्ट हम एफएम में पढ़ चुके हैं कि अगर इन्वेस्टर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना ले
तो उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की वजह से उसका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपोनेंट होता है वो खत्म हो जाता है। आरएफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट हम लेते हैं, आरएम हम एवरेज इंडस्ट्री मार्केट रिटर्न लेते हैं, बीटा हम कंपनी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा कैलकुलेट करने का भी हमें पता होना चाहिए कि गियर्ड बीटा क्या होता है, अनगियर्ड बीटा क्या होता है, किस तरह से बीटा को कैलकुलेट किया जाता है। फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से जब हम केई निकालने जाते हैं तो हम करंट डिविडेंड, उसमें कांस्टेंट ग्रोथ, शेयर प्राइस प्लस ग्रोथ, इससे हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, एज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये दो मॉडल तो हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। नया जो हमारे पास वर्जन है वो मॉडिग्लानी एंड मिलर का, जो हमने पहले पास्ट में नहीं पढ़ा। अच्छा, उसके बाद जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हमारे पास डेट की टाइप्स हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हमने 4 टाइप्स डेट की ऑलरेडी पढ़ी हुई है। या तो रिडीमेबल डेट होता है जिसका हम डेट केडी निकालते हैं, या फिर हमारे पास इररिडीमेबल डेट होता है। इन सब के फॉर्मूलाज एफएम के अंदर कवर हो जाते हैं। या फिर वो बैंक लोन होगा, या फिर वो एक कन्वर्टेबल डेट होगा। यहां पर हम कुछ और भी डिस्कशन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से भी निकल सकती है, इसी तरीके से यील्ड से भी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट की जा सकती है। उसके भी तरीके हम यहाँ पर पढ़ते हैं नॉर्मली। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग वैक है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग वैक होता है वो उसके बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है और उसके फाइनेंस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक कंपनी ने एक वैक कैलकुलेट किया हुआ है 10% का, और कंपनी हर प्रोजेक्ट को 10% से डिस्काउंट करके इस्तेमाल कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर नए प्रोजेक्ट के लिए ये एग्जिस्टिंग वैक इस्तेमाल होगा। तो हम कहते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिसकी वजह से हमारा रिस्क सेम रहता है, रिस्क में चेंज नहीं आता, ना बिजनेस रिस्क में चेंज आ रहा है ना फाइनेंस रिस्क ऑल्टर हो रहा है, तो हम कहेंगे एग्जिस्टिंग वैक इस्तेमाल कर लिया जाए, वैक को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और उस प्रोजेक्ट में रिस्क वेरी कर जाता है, खास तौर पर बिजनेस रिस्क की बात की जाए तो बिजनेस रिस्क वेरी कर गया, तो अब हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें। अब हम एग्जिस्टिंग वैक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये एडवांस जो टेक्निक आएगी आगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए मैंडेटरी है कि हमें ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हम करते क्या है, हम जिस नई इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं उसका बिजनेस रिस्क लेते हैं, उसको अपने फाइनेंस रिस्क के साथ मिलाते हैं और एक नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम जो हेल्प लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स। जब भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में होता है बीटा, तो अगर बीटा को ऑल्टर कर दिया जाए, क्योंकि बीटा रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, अगर बीटा को ऑल्टर कर दिया जाए नए रिस्क के साथ तो बीटा एडजस्ट हो जाएगा, और जब बीटा एडजस्ट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एडजस्ट होगी, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी एडजस्ट होगी तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए हम फिर आगे वैक भी एडजस्टेड कैलकुलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक होती है। अब जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हम उस नई इंडस्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉक्सी कंपनी, जो कि सिमिलर कंपनी होती है जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे होते हैं, उसका हम बीटा लेते हैं। वो बीटा हमको मिलता है गियर्ड बीटा। गियर्ड बीटा वो बीटा होता है जो फाइनेंस रिस्क इंक्लूडेड होता है जिसके अंदर,
उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अनगियर्ड करते हैं। अनगियर्ड करने का मतलब होता है उसका फाइनेंस रिस्क हटा देते हैं, तो वो अनगियर्ड हो जाता है। उसके बाद हम उसको रीगियर्ड करते हैं, उसमें दोबारा फाइनेंस रिस्क डालते हैं, और एज ए रिजल्ट वो हमारे पास एडजस्टेड बीटा आ जाता है। और फिर हम कैपेम को यूज करके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूजफुल होती है, एसिड बीटा की और इक्विटी बीटा की, या गियर्ड बीटा की और अनगियर्ड बीटा की। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एसिड बीटा फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 - t। समटाइम्स हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स हम इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 - t। ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं बीटा ऑफ डेट का, वैल्यू ऑफ डेट 1 - t डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 - t। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो फॉर्मूले क्यों, एक सिंगल फॉर्मूला कब, दूसरा फॉर्मूला कब। तो हमारी एक अजम्पशन होती है कि बीटा ऑफ डेट इज एज्यूम टू बी 0। हमारे पास जो डेट कंपोनेंट है ना, उसका बीटा एज्यूम टू बी 0 कर लेते हैं। तो जब बीटा ऑफ डेट 0 हो जाता है तो जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो सारा 0 हो जाता है, और फॉर्मूला हो जाता है एसिड बीटा और इक्विटी बीटा कैलकुलेट करने के लिए। पी ये रिफ्लेक्ट करता है एसिड बीटा, ऑल्सो नोन एज अनगियर्ड बीटा। बीटा ऑफ डेट हम खत्म कर चुके हैं। और बीई रिफ्लेक्ट करता है इक्विटी बीटा या बीटा ऑफ अ गियर्ड कंपनी, गियर्ड बीटा को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं एसिड बीटा की, गियर्ड बीटा की, अनगियर्ड करना, रीगियर्ड करना, ये एएफएम के सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एफएम का जो कैरी फॉरवर्ड नॉलेज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे ये अप्रेजल की टेक्निक में भी इस्तेमाल होता है, आगे ये जाकर एपीवी में भी इस्तेमाल होगा, इंटरनेशनल अप्रेजल में भी इस्तेमाल होगा, और कुछ नई टेक्निक्स जो हमने बात की। अब एफएम के अगर सिलेबस पेपर पैटर्न को देखना है तो लेट्स फोकस ऑन स्पेसिमेन एग्जाम। इसको सीबी पोर्टल पे जाकर एसीसीए के भी चेक किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको आज डिस्कशन करते हैं इसकी, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। देखें जी, ये आपके पास एक स्पेसिमेन एग्जाम मौजूद है, और इसके अंदर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पहले क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये एक रिपोर्ट के ऊपर सवाल है, और ये बेस करता है देखें, रिपोर्ट बनाने का जो भी सवाल आता है ना, तो उस रिपोर्ट के सवाल के साथ सेपरेटली क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे एक पार्ट अलग दिया हुआ है, उसका रिपोर्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, सी पार्ट अलग दिया हुआ है, उसका रिपोर्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब बी पार्ट में हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे। उसमें अगर देखा जाए तो 4 + 7 11 + 7 18 + 9 27 मार्क्स की ये एक रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं तो पहले पार्ट 7 मार्क्स का डिस्कशन का पार्ट है, और सी पार्ट 6 मार्क्स का, 7 और 6 13 नंबर की थ्योरी फ्लैट यहाँ पर दी हुई है। और नीचे हमें बताया गया है कि अगर आप मार्क्स कंबाइन करते हैं तो वो 40 मार्क्स बनते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स। 10 मार्क्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स टेस्ट होंगी? कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगी, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन टेस्ट होगी, जिसको स्केप्टिसिज्म टेस्ट होगी, कमर्शियल एक्यूमेन, यानी कि चारों जो प्रोफेशनल मार्क्स की स्किल्स हैं
वो आपके पहले सवाल में इस 50 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे। 10 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक्यूमेन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, एनालिसिस हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये हम आगे जाके अपने आंसर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस सवाल पे फोकस किया जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखें, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ किंगटिम को विच नंबर 1 इजी estimates the company's cost of capital before the new bonds are issued। अब ये जो पार्ट है ना, ये एफएम के स्टूडेंट को भी अगर करने के लिए दे दिया जाए ना, तो वो इजीली एफएम की नॉलेज के ऊपर ये पार्ट कर लेगा। दूसरा पार्ट, एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट डेट ऑफ द न्यू बॉन्ड। यहां हमारे पास कुछ नई टेक्निक्स आएंगी। उसके बाद एस्टिमेट द रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि 7 + 7 14 + 4 18 मार्क्स का सवाल पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर बेस कर रहा है। और उसके बाद 9 मार्क्स की एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इस सवाल के अंदर मौजूद है। ये एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि प्राइमरीली इसको बेस करते हैं। सेक्शन बी पे अगर जंप करें तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन्होंने बनाया है। सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाएं। Evaluate the suitability of the investment proposal including the impact of the country risk premium on the NPV। ये पूरा सवाल NPV और डिस्काउंट रेट के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर भी हमारे पास 5 मार्क्स अवेलेबल, टोटल मार्क्स हमारे 25 इंक्लूडिंग 5 प्रोफेशनल मार्क्स। और तीसरा जो सवाल है वो बेस कर रहा है हेजिंग के ऊपर। फॉरेन करेंसी रिसीट्स दी हुई है, 14 मार्क्स की हेजिंग पूछी हुई है। तो इसका मतलब है स्पेसिमेन में बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स वगैरह के ऊपर फोकस नहीं किया। हालांकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स पेपर में ना हो। दिस इज जस्ट अ स्पेसिमेन, तो हम उसको ऊपर इतना रिलाई नहीं करेंगे स्पेसिमेन के ऊपर। और बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंट है, रीस्ट्रक्चरिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत एलिमेंट उसने पूरे पेपर में कहीं ना कहीं कवर कर लेता है वो। इस ए पार्ट में उसने वो मर्जर्स और इवैल्यूएशन का कुछ हिस्सा कवर कर लिया होगा, थ्योरेटिकली कवर कर लिया होगा मे बी। तो 5-5 मार्क्स हमारे नीचे मौजूद हैं और 10 मार्क्स यहाँ पर मौजूद है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करके देखते हैं कि कुछ चीजें हमें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ना टेक ओवर डिफेंस, ये बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर वाला पार्ट है। तो इसी एक पार्ट में उसने बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स भी कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है पहले सवाल में, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एड्रेस करना, प्रॉपरली समझना। अब ये 4 हिस्सों में सीबी एग्जाम में आपके पास सवाल होगा। पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी, और उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई, किंगटिम को है क्या, कंपनी क्या करती है। देखें, सिनेरियो को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमेन के मार्क्स मिलें, आप प्रॉपरली एनालिसिस करें, तो उसके लिए सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है। सिनेरियो के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब इस सवाल में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। Kingtimco is a nationwide chain of garden centers selling products such as plant fertilizers, tools and garden furniture। तो कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, कंपनी क्या क्या करती है। It was established 20 years back by the current team of executive directors and achieved a listing on the local stock market 4 years ago। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। अब जैसे ही हमारे माइंड में पब्लिक लिस्टेड कंपनी आती है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये पब्लिक लिस्टेड है, उसकी शेयर प्राइस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसले होंगे, फिर उसके मर्जर एंड एक्विजिशन, टेक ओवर की बात आ जाती है। सिंस लिस्टिंग द कंपनी हैज मेड कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड हैज बीन एबल टू इंक्रीज इट्स डिविडेंड ईच ईयर। कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। The executive directors collectively own between the 25% issued share capital। 25% shares directors के पास मौजूद हैं। The remaining shares are held by number of investors, with none of them having more than 10% issued share capital। किसी के पास भी 10% से ज्यादा नहीं है। Two of
the major competitors have been taken over in the last 2 years. Now ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि हमारे 2 कॉम्पिटिटर्स को टेक ओवर कर लिया गया है पास्ट 2 years में। तो एज अ रिजल्ट एक कंपनी है वो सोचती है कि अगर हमें कोई टेक ओवर करने आया और हमारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है तो हम उस टेक ओवर को कैसे अवॉइड करेंगे, और उस टेक ओवर को अवॉइड करने के तरीके क्या होते हैं, जेन्युइन तरीके क्या हैं, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस डायरेक्टर्स की क्या क्या हो सकती हैं। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे जाके, होस्टाइल टेक ओवर। जब एक कंपनी को ऑफर आती है और उस ऑफर के अगेंस्ट डायरेक्टर रेजिस्टेंस शो करते हैं और डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हमें ये कंपनी टेक ओवर ना करे, तो कौन से मेथड्स होंगे जिनके जरिए हम डायरेक्टर्स जो है वो होस्टाइल टेक ओवर करके उस कंपनी को हटाने की कोशिश करेंगे। Media coverage suggests that further takeovers are possible. Potential acquirers includes other chain of garden centers, property developers, and supermarket chains looking to diversify their business into profitable garden center sector. As yet, no potential acquirer has approached our company to buy the whole chain, although the company has had inquiries from other business wanting to purchase individual garden centers. The company can sell a number of garden centers without threatening its continued existence. अब जैसे हम पढ़ रहे थे तो हमें आइडिया होता जा रहा था कि टेक ओवर के बारे में बात होगी, तो टेक ओवर डिफेंसेस के बारे में यहां पर इन्होंने बात की है। पॉसिबल डिफेंस अगेंस्ट दी टेक ओवर बिड। और सीईओ के पास 2 प्रपोजल आ गए, डायरेक्टर्स के पास वो 2 प्रपोजल इन्होंने डिस्कस किए हैं कि हम इंडिविजुअल गार्डन सेंटर को सेल कर देते हैं। जब हमारा वो अट्रैक्टिव हिस्सा ही बिक जाएगा तो फिर हमें कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब हम लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। क्या ये वायबल स्ट्रेटेजी है? क्योंकि डायरेक्टर्स अक्सर ये कर देते हैं कि जिस चीज के लिए कोई आपको खरीदना आता है वो चीज ही बेच देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हायर रिम्यूनरेशन दें एग्जीक्यूटिव्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज कर दें, ताकि अगर उनको कोई टर्मिनेट करता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरीज और टर्मिनेशन बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो टेक ओवर करने वाला ये देखकर हो सकता है भाग जाए, हो सकता है आए ना। अब ये इन्होंने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी बताया। अब फाइनेंशियल डिटेल्स पे आ जाए, जिसपे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल बेस कर रहा है। फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी के पास करंटली $25 मिलियन वन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सेक्शन बी में बीच बीच में कैलकुलेशन आती है, और कैलकुलेशन के लिए हमें एक्सेल इस्तेमाल करना है, फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, एनपीवी कैलकुलेट करने की, आईआरआर कैलकुलेट करने की। सो हमारे पास करंट शेयर प्राइस मौजूद है 5.56 पर शेयर। ये हमारी करंट शेयर प्राइस चल रही है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स को करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है वैल्यू ऑफ द कंपनी। लेकिन ये वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, ये रियल वर्थ नहीं होती। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस। कंपनी के पास इस वक्त 0.4 मिलियन के लोन नोट्स पड़े हुए हैं, 6.5% उसका कूपन रेट है, उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, और $104 पर 100 नॉमिनल पे बॉन्ड ट्रेड हो रहा है। रिडम्पशन होगी 3 साल में, द प्रीमियम इज 2%, यानी कि हम पार से 2% ज्यादा देकर उसको 3 साल में रिडीम करवा लेंगे। और यील्ड टू मैच्योरिटी जो आईआरआर अप्रोच भी होती है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 4.1%। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमें ऑलरेडी दी हुई है। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अवेलेबल हो और कॉस्ट ऑफ डेट भी अवेलेबल हो आफ्टर टैक्स, तो वैक आराम से निकल सकता है। कंपनी का इक्विटी बीटा आजकल क्या चल रहा है? एग्जिस्टिंग गार्डन सेंटर बिजनेस का इक्विटी बीटा चल रहा है 0.9। गार्डन सेंटर बिजनेस, एक तो होता पूरे बिजनेस का बीटा, और अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर का बीटा दिया हुआ हो वो एक अलग उसका रिस्क प्रोफाइल बता रहा होगा। कंपनी प्लान्स टू इशू न्यू बॉन्ड 7.5% बॉन्ड। बॉन्ड 4 साल में रिडीम होगा 8% के प्रीमियम के ऊपर, कूपन एनुअलाइज बेसिस के ऊपर पे होगा। इस बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग होगी BBB। अब एक नया टॉपिक आ गया एएफएम के अंदर कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और इसकी बेसिस के ऊपर किस तरीके से हम बॉन्ड का यील्ड वगैरह मेजर करते हैं। द इशू ऑफ न्यू 7.5% बॉन्ड विल नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ
शेयर्स ऑन द एग्जिस्टिंग 6.5% बॉन्ड। देखें अब ये एक अजम्पशन है। अच्छा, हमें अजम्पशन को भी चैलेंज करना पड़ता है, अजम्पशंस को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो अगर हम इस अजम्पशन को देखें कि एक कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी 0.45 मिलियन के बॉन्ड्स मौजूद हैं, अब वो नए बॉन्ड्स मार्केट में इशू कर रही है, तो उसका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बीटा फैक्टर चेंज होगा। बीटा फैक्टर चेंज होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी तो उसका इफेक्ट वैक पर और शेयर प्राइस पे पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना एग्जिस्टिंग लेंडर पे पड़ेगा ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वेरी गुड अजम्पशन जो यहाँ पे ली जा रही है। अब आगे एक नई चीज दी हुई है कि जो बॉन्ड हमने इशू किए हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्रेडिट रेटिंग की बेसिस पे दी जा रही है, और 4 बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए। अच्छा, होता क्या है कि जब हम आरएफ लेते हैं तो आरएफ कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यूएशन चेंज हो रही होती है, तो उसकी यील्ड हमें दी जा रही है और उसकी रिडम्पशन टाइम दी जा रही है, और उसकी बेसिस के ऊपर पे हम कॉस्ट ऑफ डेट, एक नया मेथड हमारे पास आ जाएगा जो कि बॉन्ड की यील्ड और उसकी क्रेडिट रेटिंग के हवाले से क्रेडिट स्प्रेड के जरिए। ये एक नई चीज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो एफएम के सिलेबस में अवेलेबल नहीं थी, और ये क्रेडिट स्प्रेड दिया हुआ है जो कि रेटिंग की बेसिस के ऊपर है कि जो भी आप यील्ड निकालेंगे उसमें 1 ईयर के बॉन्ड में 0.56 ऐड हो जाएगा, 2 ईयर के बॉन्ड में 0.78, 3 ईयर्स के बॉन्ड में 1.06 यानी कि 106 बेसिस पॉइंट, और 4 साल में 135 बेसिस पॉइंट ऐड कर दिए जाएंगे। ये एक नई चीज है, इस पे फोकस करना पड़ेगा, ये पेपर में आती है यूजुअली। अब अगर इसी इंफॉर्मेशन को फिलहाल फोकस किया जाए और बात की जाए पहले 2 चीजों के ऊपर, पहली फर्स्ट पार्ट पे बात की जाए चलें, तो फर्स्ट पार्ट कहता है एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर द न्यू बॉन्ड इशू। अब देखें पूरे पेपर में ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी मार्क्स ना हो। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये 4 इजी मार्क्स हैं, बिल्कुल इजी मार्क्स हैं, और अगर क्रेडिट स्प्रेड की और स्पॉट यील्ड की अंडरस्टैंडिंग है तो ये पार्ट बी के 7 मार्क्स भी बहुत इजी हैं, और उसकी बेसिस पे जो नेक्स्ट 7 मार्क्स हैं वो भी इजी हैं, यानी कि ये 18 मार्क्स स्टूडेंट इजीली इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है। थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो इजीली 40 मार्क्स में से वो मैक्सिमम 25-26 मार्क्स ले सकता है। और अगर उसने प्रोफेशनल मार्क्स पे फोकस किया, 5 या 6 मार्क्स वहां से ले लिए, तो इस 50 में से वो मोर देन 35-40 मार्क्स तक स्टूडेंट का स्कोर जा सकता है। यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स चाहिए उस 50 में से 35+ मार्क्स आ सकते हैं इजीली। ये पेपर निकालना कौन सा मुश्किल काम होगा, इजीली पेपर पास हो सकता है। अब सिर्फ अगर हम इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास 4 मार्क्स की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है बिफोर द न्यू बॉन्ड्स आर इशूड। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, और हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, और अगर फॉर एग्जांपल रिस्क फ्री रेट वगैरह का भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो वो क्या हो सकता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हम रिस्क फ्री की भी ले लेते हैं, वो भी हमें चाहिए, उसके बगैर ये कैलकुलेट नहीं होगा।
तो इस सवाल में हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, हमें वेट अ मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वैसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 4% और प्रीमियम हमें दिया हुआ है 9%, यानी कि RM माइनस RF का हमें जो बैलेंस है वो प्रोवाइड किया गया है। उसको हम ले लेते हैं बैलेंस को। चलिए, चलिए मैं इसको वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें 4% दिया हुआ है। RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9% और टैक्स दिया हुआ है 25%। ये हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली इस क्वेश्चन से। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, तो हमें इसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होगी, कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब देखें क्या क्या अवेलेबल है। RF दिया हुआ है 4%, RM माइनस RF दोनों का आंसर इस प्रीमियम दिया हुआ है। बीटा फैक्टर अगर सवाल में देखा जाए तो सवाल में बीटा दिया हुआ था 0.9 का, 0.9 का बीटा ले लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो वैल्यूएशन हमारी बनेगी 9 इंटू 0.9 प्लस 4, 12.1, 12.1% की हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है एग्जिस्टिंग का आफ्टर टैक्स, यहाँ दिया हुआ है द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेस्ड ऑन यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 4.1। ये निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब KE हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास आ गया। अब वैक निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। 5.56, 25 मिलियन शेयर्स, 25 मिलियन शेयर्स 5.56, ये हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। 139 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। और वैल्यू ऑफ डेट हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो पार वैल्यू गिवन है डेट की 0.4 मिलियन और करंट मार्केट वर्थ चल रही है हमारे पास 104, तो 0.4 मिलियन हमारे पास नंबर्स हैं। एक की पार वैल्यू हमारे पास चल रही है $100, तो इसको 100 से डिवाइड किया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 104 से। अच्छा, ये नंबर्स दिए हुए ना मेरे पास, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, नंबर्स दिए हुए। तो वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है पार वैल्यू, तो हम इसको $100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार वैल्यू आएगी, क्योंकि डॉलर का साइन नहीं लगा हुआ था। तो 45 मिलियन हमारे पास पार वैल्यू है टोटल। अब इस 45 मिलियन पार वैल्यू को हमें मार्केट वैल्यू पे लाना है, तो बेसिकली ये 45 मिलियन जो है ये नंबर्स हैं। तो हम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, दो तरीके हो सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर्स आ गए, इसको हमने 104 से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 45 मिलियन पार वैल्यू है, 100 इज द पार वैल्यू ऑफ वन सर्टिफिकेट मल्टीप्लाई बाय 104, जैसा सवाल में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो 46.45 मल्टीप्लाई बाय 104, 46.8, और अगर दूसरे से निकालें आंसर मल्टीप्लाई बाय 104, 46.8, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास आ गई। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम वैक कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए
क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 12.1%, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्विटी के वेटेज से 139, कॉस्ट ऑफ डेट 4.1%, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके वेटेज से, आंसर निकाल लिया जाए। सो 12.1 मल्टीप्लाई बाय 139, it's 1681.9, and 4.1 multiplied by 46.8, it's 191.88 plus 1681.9, 1873.78 होल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू हो गई 139 प्लस 46.8। अच्छा ये परसेंटेज टर्म्स में करनी है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई हैं, मल्टीप्लाई बाय 139, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेते हैं तो 16.819 और रेस्ट वैल्यू होगी 4.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 46.8, ये होगी 1.9188। एज अ रिजल्ट 16.819, टोटल वैल्यू आ गई 18.73, डिवाइड इसे कर देंगे हम टोटल वैल्यू से, टोटल वैल्यू आ गई 139 प्लस 46.8, 185.8, और वैक हमारा हो जाएगा 18.73 ओवर 185.8 मल्टीप्लाई बाय 100, वैक हो गया 10.08%। ये 4 मार्क्स हमारे इजीली यहाँ पर कवर हो गए। वैक का हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे, दो कंपोनेंट्स अगर दिए हुए होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट।